नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे हिंदी शिक्षण वीडियो के जो कंटिन्यू चला रहे हैं 15-15 प्रश्न, जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। एक पूरी मतलब लगभग एक मैंने बनाए हैं प्रश्न काफ़ी, वहीं जो सारांश बिल्कुल हिंदी शिक्षण वीडियो का आपने जो पढ़ा उसमें से निचोड़ निकाला गया वो प्रश्न है। और ये प्रश्न देखो, पूर्व में मैं इसीलिए इन पे वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये यही प्रश्न पहले सीटेट में भी आ चुके हैं, एफटेट में भी आ चुके हैं, रीट में भी आ चुके हैं, जो मैंने पहले ही लिखे थे। ठीक है, तो अब मैं वापस आपको ये रीट में आए इसीलिए ना, वापस रीट में आए, सीटेट एग्जाम में वापस आए, यूपी टेट में पूछे, इसीलिए ये मैं वापस प्रश्न करवा रहा हूँ। ठीक है, देखने पे सरल लगेंगे लेकिन इतने टफ भी नहीं आते मित्रों, यही सच्चाई है। ठीक है, चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न क्या है? भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां हिस्सा है। देखो, जब भी भाषा सीखी जाती है, कहने का मतलब देखो, इसको नाम वो क्या है कि वहाँ पे घुमा के कंफ्यूज कर देते हैं। सीखना मतलब अधिगम भी तो होता है, तो वहाँ पे लिखेंगे अधिगम में होने वाली त्रुटियाँ, है ना। अब त्रुटियों को कठिनाई भी कह सकते हैं, है ना, समस्या भी कह सकते हैं, बाधाएं कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये किसका हिस्सा है ना। घुमा फिरा के आपको ये भी पूछ सकते हैं, त्रुटियों को और घुमा दिया जाता है, और पिछले जैसे सीटेट में पूछा गया अनअधिगम नाम दे दिया। ठीक है, अनधिगम। अब देखिए, अर्थ समझिए, किसी भी चीज़ का अर्थ समझो, है ना। इन प्रश्नों को रटो मत, इनको समझो। त्रुटियां आ गई, मैंने त्रुटियां पढ़ा दी, आपको हो गई ये नहीं पढ़ाया, तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कल ये आ जाएगा एग्जाम में। बाकी चीज़ ये और ये एक ही है ना। अन यानी नहीं, और अधिगम यानी सीखना, यानी कि सीखना नहीं, इसका मतलब कुछ ना कुछ कमी आई है तभी सीखना नहीं हुआ है ना। तो ये सारे के सारे क्या एक समान है, बस इसको घुमा दिया जाता है, भाषा चेंज कर दी जाती है। उस भाषा और शैली की समझ रखनी जरूरी है। तो लिखा है, भाषा सीखने में होने वाली जो त्रुटियां वो किसका हिस्सा है। यानी कि जब भी भाषा बालक सीखता है तो बीच में कठिनाइयां भी आएगी, तो वो सीखने की प्रक्रिया का ही हिस्सा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। कहने का मतलब, जो अधिगम है उसमें जो कठिनाइयां आ रही है ना, वो उसी अधिगम का एक पार्ट है, उसी अधिगम का हिस्से के अंतर्गत ही है। यानी कि जो गलतियां हैं वो नकारात्मकता नहीं बल्कि सकारात्मकता का है। क्यों? क्योंकि बालक हमेशा गलतियों से ही सीखता है, गलतियों से ही सीखता है। इसी कारण तो थोंडाइक महोदय ने प्रयास त्रुटि का सिद्धांत दिया कि गलती करो, गलती करो, गलती करो, अंत में क्या है कि अनुभव हो जाएगा, और अंत में आप अच्छी चीज करोगे, आप अच्छा सीखोगे उन गलतियों को भूल कर ना। चलते मित्रों प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 देखो, तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल है जिनकी बहुत तेज महक है। फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। हिंदी भाषा के इन अभ्यासों का क्या उद्देश्य है? अच्छा प्रश्न है ये, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। सरल लग रहा है लेकिन सरल ही आएंगे मित्रों। ये प्रश्न भी सीटेट में पूछा गया एक बार, और एक बार ये प्रश्न एच टेट में पूछा गया है। ठीक है, तो इसीलिए वापस लेकर आया हूँ मैं, क्योंकि ये प्रश्न मैंने पहले बताए थे कुछ बंदों को, तो ये सीटेट में आए हैं, इसीलिए मैं वापस बता रहा हूँ कि इनमें से कोई आ जाए तो ठीक है आपके। तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल है जिनकी बहुत तेज महक है, ये प्रश्न है। ठीक है, उन तेज महक वाले जो फूल हैं उनके नाम अपनी भाषा में लिखो। चीज़ मैं ये जो कर रहा हूँ ना, सर्किल बना रहा हूँ, ये वेरी मोस्ट है, उसको अपनी भाषा में लिखो। तो आपको पता है एक कक्षा में अलग अलग भाषा, अलग अलग क्षेत्रीय भाषा वाले बालक बैठेंगे ना, तो हिंदी भाषा के इस काम करवाने का इन अभ्यासों का क्या उद्देश्य है ना। तो पहली चीज़ तो पाठ को अपने अनुभव संसार से जुड़ने या जोड़ने के अवसर देना ना। यानी बालक देखो कौन कौन से आपके आसपास फूल पाए जाते हैं, तो बालक को पता है, यानी कि बालक का जो संसार है उस संसार में उन फूलों के बारे में बालक का क्या अनुभव है, तो उससे भी वो जुड़ रहा है। यानी कि अपने वातावरण से भी वो जुड़ रहा है, अपना जो संसार है उसके अनुभव से भी जुड़ रहा है। और इसके साथ साथ ये लिखा है ना अपनी भाषा में, यानी कि अलग अलग भाषाएं होगी, अलग अलग भाषाएं होगी तो बहुभाषिकता को पोषित करेगी, वहाँ पे बहुत सी भाषाएं चलेगी मित्रों, क्योंकि अपनी भाषा में लिखा ना, बहुभाषिकता वहाँ पे पोषित होगी। और ये भाषा सिखाने का सर्वश्रेष्ठ, भाषा सिखाने का ये सर्वश्रेष्ठ शैली या सर्वश्रेष्ठ तरीका है मित्रों, ये भी याद रखना, जब बच्चा अपने अनुभव संसार से जुड़ेगा और बहुभाषिकता पोषित होगी। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर मित्रों। ये देखिए, मैं बीच में कुछ परिभाषाएं भी लेकर आया हूँ। क्यों? क्योंकि ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों, ये वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है भाई। जो पढ़ाने का ढंग, ये सीटेट लेवल 1 में पूछी गई है, लेवल 2 में पूछी गई है एक बार। जो पढ़ाने का ढंग जानता है, मैं देखो ये पेपर ओल्ड देखता रहता हूँ, फिर इन्हीं में से आपके प्रश्न बनाता हूँ, सी टी एट एफ टी यूपीटेट का ओल्ड पेपर, तो इसीलिए मेरे को ये पता रहता है कि ये प्रश्न किस एग्जाम में है। जो पढ़ाने का ढंग जानता है वही शिक्षा का रहस्य भी जानता है, ये किन की उक्ति है? ये एक उक्ति या फिर परिभाषा या कथन है कि जो पढ़ाने का ढंग जानता है वही शिक्षा का रहस्य भी जानता है ना। तो ये जॉन स्टुअर्ट की है, एग्जाम में घुमा के आपको दे सकते हैं, है ना,
कि शिक्षा का रहस्य शिक्षक जानता है, ये किसने कहा? घुमा दिया प्रश्न को। जो पढ़ाने का ढंग जानता है वो शिक्षक ही तो है, जो शिक्षा का रहस्य भी जानेगा। ये मित्रों जॉन स्टुअर्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। जॉन स्टुअर्ट की परिभाषा है कि जो पढ़ाने का ढंग जानता है वही शिक्षा का रहस्य जानता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4 है, हिंदी भाषा शिक्षक का प्रमुख दायित्व है। हिंदी भाषा शिक्षक का प्रमुख दायित्व क्या है? ये टाइप मिस्टेक होता है, ठीक है, इसकी जगह लिखा है भाषा। हिंदी भाषा शिक्षक का प्रमुख दायित्व क्या है मित्रों, ये पूछा है, ठीक है। देखो एक हिंदी का भाषा का जो शिक्षक है उसका प्रमुख दायित्व पूछा है, और वो भी हिंदी भाषा का शिक्षक रहना चाहिए। तो उसका प्रमुख दायित्व है मित्रों भाषा प्रयोग के अवसर अधिकाधिक देना। हिंदी भाषा का शिक्षक है, भाषा का ना, तो इस शिक्षक का प्रमुख दायित्व क्या है मित्रों? इसका प्रमुख दायित्व, प्रमुख ड्यूटी, प्रमुख कर्तव्य क्या है मित्रों? कि बालकों को वह भाषा का प्रयोग करने के अवसर अधिक से अधिक देगा। उससे क्या, उससे बालक में भाषा की जो दक्षता होती है ना, भाषा दक्षता, या कह दूँ भाषाई कौशल, है ना, या कह दूँ भाषाई समझ, है ना, ये चीज़ क्या होती है, ये डेवलप होती है ना, ये विकसित होती है बच्चों में। क्यों? क्योंकि भाषा प्रयोग के यानी कि संप्रेषण, संप्रेषण नाम सुना, वो संप्रेषण उपागम है, वो बालक में विकसित होता है। बालक को किस परिस्थिति में भाषा का कैसा प्रयोग करना, ये इस चीज़ से ही सीख मिलती है बालक को। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 5 पे। प्रश्न संख्या 5, ये प्रश्न मित्रों सीटेट में पूछा गया एक बार। पद्य, गद्य और नाटक, तीन चीजें हैं मित्रों, पद्य है, गद्य और नाटक है। ये हमारी रिक्त स्थान आ रखा है, संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे रिक्त स्थान जीवन के पहलू को समृद्ध करते हैं। सांस्कृतिक या साहित्यिक, उत्तर हो जाएगा इसका सांस्कृतिक पहले आएगा, दूसरे में साहित्यिक आएगा। यानी कि जो पद्य है यानी कि जिसमें क्या चलते हैं, गीत, जिसमें चलती है कविता, यही होता है। गद्य भी है जिसमें विषय वस्तु का मुख्य रूप से भाव बताया जाता है, और नाटक है जिसमें अभिनय चलता है मुख्य रूप से। तो ये जो चीज़ें हैं, गीत, कविता, अभिनय वगैरह, किसी चीज़ को समझना, ये चीज़ हमारी सांस्कृतिक यानी हमारी संस्कृति के बारे में हमें बताते हैं। संस्कृति के बारे में संवेदना यानी होती है अनुभूति, कि हमारी सांस्कृतिक, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसके बारे में हमें अनुभव करवाते हैं। जैसे कोई कविता है वो किसी प्राचीन युद्ध से संबंधित है, तो उस समय का हमारा जो इतिहास है उसको उजागर कराती है। हाँ, तो उसी प्रकार ये हमारे सांस्कृतिक संवेदना को दार प्रदान करती है, और हमारे जो साहित्यिक है ना, जो साहित्यिक समझ का जीवन पहलू है उसको समृद्ध करते हैं, ठीक है। यानी जो धरोहर या विरासत है उसको विकसित, उसकी जो हमारे में एक अवगत करवाने की क्षमता होती है वो होती है मित्रों। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 में। यही प्रश्न आएंगे मित्रों, डेफिनेटली कह रहा हूँ मैं, यही प्रश्न आएंगे, इन्हीं में से पूछे जाएंगे। कोई भी एग्जाम हो, छठवा है, जब बालक लिखना सीख जाता है तो अपने भावों और विचारों को दूसरों के लिए सार्थक व प्रभावी ढंग से लिखित रूप में प्रकट करता है, जिसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ विदाउट ऑप्शन है, वहाँ ऑप्शन के साथ में आएगा तो बिल्कुल आसान रहेगा, तो यहाँ सीखो, बिल्कुल वहाँ फायदा दुगना मिलेगा। जब बालक ने क्या कर दिया, लिखना सीख, यानी कि लिखना पहली चीज़ है, लिखना प्राथमिकता, लिखना सीख गया तो फिर उसके जो भाव है, उसके जो विचार है, उनको दूसरों के सामने एक तो सार्थक, अर्थ सहित और प्रभाव रूप से लिखित रूप में, किस रूप में ये भी पूछ सकते हैं, लिखित रूप में प्रकट करता है, जिसे कहते हैं रचना कौशल। रचना क्या है? भावों या विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति, भावों या विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति जो लिखित रूप में होनी चाहिए, लिखित रूप में होनी चाहिए, ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो लिखने के बाद ही आता है, तो इससे कि मतलब उस बालक में रचना कौशल डेवलप हो चुका है, रचना कौशल कहेंगे इसे मित्रों। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। इससे पिछले जो हिंदी शिक्षण वीडियो के जो वीडियो है उनमें भी प्रश्न बनाया गया है मॉरिसन से, वेरी इंपॉर्टेंट है। मॉरिसन के अनुसार इकाई विधि का कौन सा पद नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन में मूल्यांकन आ रखा है, कोई प्रश्न है ये, सीटेड में पूछा गया था या लेवल 2 में।
तो वहाँ से कोई प्रश्न है तो वहाँ से उठाया मैंने, ठीक है। मॉरिसन के अनुसार इकाई विधि का कौन सा पद नहीं है, तो मूल्यांकन। अगर यहाँ पे विश्लेषण आता तो वो भी चूज करते, संश्लेषण था। तो देखिए जानना जरूरी है कि इकाई विधि के बारे में मॉरिसन ने कब बताया, 1926 में, 1926 को बताया। और इसके कितने पद बताए, 5 पद, जो मैंने पहले बता चुका हूँ कि इसकी ट्रिक है पूर्व ज्ञान का प्रस्तुतिकरण करके। मॉरिसन ने पूर्व ज्ञान का प्रस्तुतिकरण करके आत्मा के यानी कि आत्मीकरण यानी आत्मा के संग यानी कि संगठन अभिव्यक्ति की यानी कि अभिव्यक्ति। वापस बताता हूं, मॉरिसन ने पूर्व ज्ञान को प्रस्तुत करके आत्मा के संग अभिव्यक्ति की, ये इसकी ट्रिक है। ये 5 पद है, तो इसमें जो जो नहीं आ रहे, जैसे विश्लेषण आ गया 3 को, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, विश्लेषण आ गया तो वो कर देना। कौन सा नहीं है ये पूछा गया ना, तो वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों, घुमा दिया जाता है प्रश्नों को। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। एक और वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न संख्या 8। सूक्ष्म शिक्षण योजना में, सूक्ष्म शिक्षण योजना बता दूं मैं, 5 से 10 तो छात्र होते हैं और 5 से 10 मिनट इसमें अध्ययन किया जाता है, अध्ययन करवाया जाता है। यह सूक्ष्म शिक्षण है। DWLN मित्रों, DWLN ने 1960-61 की बात है, अपने साथियों के साथ, अपने साथियों के साथ 1960 और 61 में अपने साथियों के साथ DWLN ने USA अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। तो इसके प्रत्येक पद में, तो टोटल पद कितने होते हैं याद रखना, 6 प्रत्येक टोटल पद होते हैं। उन 6 के निर्धारण में कितना समय उपयुक्त माना गया, 6 मिनट। ये राइट आंसर। कैसे 6 पद है, कौन कौन से, पहला है पाठ योजना, दूसरा है शिक्षण प्रक्रिया या अधिगम प्रक्रिया कह सकते हैं, और तीसरा है प्रतिपुष्टि या पुनर्वलन। 3 ये है। चौथा हो जाएगा पुनः योजना, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि। तो 3 और 3 6, सभी में एक एक में 6 का मिलता है टाइम, है ना। तो 6 मिनट प्रत्येक में मिलता है, प्रत्येक का पूछा है, प्रत्येक में 6 मिलता है। टोटल पूछे कितना, तो 6/6, 6 गुणा 6 बराबर 36 मिनट टोटल होगा, जो हमारे NCERT ने बताया था। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सुन लेना, ये प्रश्न घुमा फिरा के कहीं से कहीं आएंगे मित्रों, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं आगे 9वें नंबर पे। 9वें नंबर क्या है मित्रों, देखिए अच्छा प्रश्न है, किसी बालक का एक विषय में कितना ज्ञान है को जानने के लिए किया गया परीक्षण कहलाता है उपलब्धि परीक्षण। कोई बालक, देखो बालक को छोड़ो, मैं बताऊंगा आपको हमें पढ़ना है क्या यहाँ पे, उपलब्धि परीक्षण। देखो मैं बता देता हूँ आपको, पूरी चीज़ बता देता हूँ। उपलब्धि परीक्षण छोटा टॉपिक है, यहाँ पूरा समझा दूंगा मैं। ठीक है, यहाँ मैं आपको पूरा टॉपिक समझा रहा हूँ। क्या उपलब्धि परीक्षण है, इसका दूसरा नाम लिख लो मित्रों, ज्ञानार्जन परीक्षण। दूसरा ज्ञानार्जन लिख लो, तीसरा निष्पत्ति परीक्षण लिख लो। उपलब्धि परीक्षण टॉपिक पढ़ रहे हैं, उपलब्धि परीक्षण जिसे ज्ञानार्जन परीक्षण कहेंगे, जिसे निष्पत्ति करेंगे। 3 नाम, टोटल कितने नाम है, 3 ही नाम है, चौथा कोई नहीं है, 2 कोई नहीं। ठीक है, उपलब्धि, ज्ञानार्जन, निष्पत्ति। निष्पत्ति कितना कार्य किया उसने, परफॉर्म किया, उसका उपलब्धि कितनी अर्जित की है, उसका ज्ञान कितना अर्जित हुआ है, बस ये चीज़ें होती है। ठीक है, अब बता दूं इसमें उपलब्धि परीक्षण को एक ही तरीके से याद रखना, कोई भी विषय में अगर ज्ञान देखना है बालक का, किसी विषय में बालक का ज्ञान देख रहे हैं, कहीं पे भी आ गया तो ज्ञानार्जन कर देना, निष्पत्ति हो तो वो कर देना, उपलब्धि हो तो वो परीक्षण कर देना। बालक का एक विषय में कितना ज्ञान है, एक बालक ने कितना ज्ञान, एक तो ज्ञान कितना है, मात्रा पूछ जाती है, सीमा है ना, सीमा पूछ जाती है, कितना सीखा वो भी आ गया। एक विषय में पूछ सकते हैं, और विभिन्न विषयों में ऐसे आ गया प्रश्न कि राम का विभिन्न विषयों में ज्ञान कितना है, देखने के लिए किया गया परीक्षण क्या कहलाता है, ज्ञानार्जन परीक्षण। निष्पत्ति परीक्षण, उपलब्धि, विषय में कितना ज्ञान है, या विषय में उतने कितना सीखा है, या विषय में कितना कौशल है, तीनों चीज़ें कोई पूछ ली, कौशल पूछ ली, कितना सीखा पूछ लिया, विषय में कितना ज्ञान है, कोई भी चीज़ पूछ ली, यही इसका उत्तर होगा। ठीक है, ये मैं बताना चाहता हूँ। आगे चलते हैं मित्रों, अच्छा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसकी व्याख्या विश्लेषण में थोड़ा समय लेता हूँ। आगे चलते हैं 10वां, विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है। देखिए मित्रों, विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति करनी है। विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति कब होगी, जब खुद क्या रहेंगे, स्वतंत्र होंगे, खुद विचारों को व्यक्त करने के लिए खुद स्वतंत्र होंगे। तो किस प्रकार के प्रश्नों में होगी, निबंधात्मक में होगी। वैसे प्रश्न होते हैं जैसे वस्तुनिष्ठ होते हैं, एक होते हैं निबंधात्मक।
एक निबंधात्मक और एक वस्तुनिष्ठ। बाकी अति लघुतरात्मक लघुतरात्मक उनका ज़्यादा नहीं है, मतलब वस्तुनिष्ठ परीक्षा और निबंधात्मक परीक्षा होती है मित्रों। वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो प्रश्न होते हैं वहाँ पे स्वतंत्रता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक ही उत्तर निश्चित रहता है। यहाँ पे तो कह दिया जैसे 250 शब्दों में निबंध लिखो, 500 शब्दों में निबंध लिखो, तो जो जो अपने अपने विचार है ना, बस उन्हीं को हम व्यक्त कर सकते हैं। तो हर बालक के अलग अलग विचार होंगे, है ना। कह दिया कि दहेज प्रथा पे आप विचार दो अपने 500 शब्दों में, 450 शब्दों में, जो भी कह दिया 600 शब्दों में, ठीक है, 1000 शब्दों में, तो वहाँ पे ये बालक अलग देगा, ये बालक अलग देगा, ये बालक अलग देगा, है ना। विचारों की अलग अलग क्या हो जाएगी मित्रों, अलग अलग विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति हो जाती है। आगे चलते हैं 11वें नंबर पे। 11वां प्रश्न क्या है? पढ़ने की योग्यता और उच्चारण की जांच के लिए कौन सी परीक्षा उपयुक्त है? देखो नाम क्या है, एक तो पढ़ने की योग्यता और एक उच्चारण की जांच करनी है, तो कौन सी परीक्षा उपयुक्त है? पढ़ने की योग्यता, किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं या उस चीज़ का उच्चारण कर रहे हैं, तो उसके लिए मौखिक परीक्षा ही सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त रहती है, न कि लिखित परीक्षा नहीं रहती। किसी चीज़ को बोलना उच्चारण से सीधा से स्पष्ट पता चलता है, मौखिक है वो ना। और पढ़ने की योग्यता पढ़ा जाता है किसको, तो मौखिक में होता है ना, लिखित में पढ़ा नहीं लिखा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं 12वें प्रश्न पे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सरल आपको लग रहे हैं क्योंकि तैयारी अच्छी है उनको लग रही है। 12वें प्रश्न पे चलिए मित्रों। जिस परीक्षा में प्रश्नों के विभिन्न उत्तर न होकर एक उत्तरों मूल्यांकन की विशेषता है, मूल्यांकन की पूरी विशेषता ही देख लेना मित्रों। वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, विभेदकारिता, और ये सब जिस परीक्षण में रहे वो कहलाती है मानकता। तो ऐसी परीक्षा जिसमें प्रश्नों के विभिन्न उत्तर न होकर एक ही उत्तर हो, भी जिक्र किया मैंने, वो वस्तुनिष्ठता यानी कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा कहलाती है। ठीक है, जिसमें विभिन्न उत्तर न होकर एक ही उत्तर हो, जिसमें निष्पक्षता पाई जाती है, कोई भेदभाव नहीं किया जाता। अब देखो वस्तुनिष्ठ परीक्षा कौन कौन सी हो सकती है बताता हूँ। मुख्य रूप से वस्तुनिष्ठ परीक्षा में 5 चीज़ें शामिल होगी मित्रों। कितनी? 5। कौन कौन सी मैं बताता हूँ। एक तो होंगे सही गलत वाले प्रश्न, जिनको बोला जाएगा एकांतर अनुक्रिया रूप, एकांतर अनुक्रिया प्रश्न या एकांतर अनुक्रिया रूप। दूसरा होगा आपके मित्रों, ये जो सही गलत हुए इनको हम असत्य सत्य भी कह सकते हैं। ठीक है, और क्या कह सकते हैं? सही गलत भी कह सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी कह सकते हैं, असत्य सत्य भी कह सकते हैं। एकांतर अनुक्रिया। इसके अलावा जो आपके विकल्प में आते हैं ना, ए बी सी डी, 4 विकल्प या 6 विकल्पों में, 4 या 6 विकल्प में होने चाहिए प्रश्न। ठीक है, 4 भी हो सकते, 6 भी हो सकते। 6 ज़्यादातर आपने 4 ही देखे ना, इनसे कम नहीं होने चाहिए। उनको बोलते हैं बहुनिर्वचनीय प्रश्न। इसके अलावा मिलान वाले आ गए, मिलान कीजिए, इनको बोलते हैं समानता वाले प्रश्न। ऊपर नीचे नहीं होते मिलान वाले, वो 3 हो गए। इसके अलावा एक होता है वर्गीकरण। कहने का मतलब 3 चीज़ें सेम दे रखी, एक भिन्न दे रखी, तो असंगत का चयन करो, तो वो असंगत का चयन कर दिया। इसे बोलते हैं वर्गीकरण रूप। एकांतर अनुक्रिया वाले ये हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आवाज़ को। ये कौन से हैं? ये है वस्तुनिष्ठ, जिन्हें बोला जाता है बहुनिर्वचनीय, यानी बहुत से विकल्प है ना इसलिए बहुनिर्वचनीय। और इनको बोला जाता है समानता रूप, इनको बोला जाता है वर्गीकरण रूप। ठीक है, और इसका 5वां जो प्रकार है मित्रों, उसे बोला जाता है सादृश्य अनुभव रूप। सादृश्य अनुभव रूप यानी कि जो तार्किक संबंधी प्रश्न, जो रीजनिंग में जैसे प्रश्न आते हैं ना, वो है। जैसे मैं बताऊँ, वो ऐसे प्रश्न होते हैं जैसे विद्यालय में शिक्षक होता है, ठीक है, तो फिर क्या कहते हैं, अस्पताल में कौन होगा, तो ऑप्शन आते हैं ना, तो उसमें चिकित्सक बनेंगे। ये प्रश्न होते हैं, ये 5 प्रकार कहते हैं वस्तुनिष्ठ के। ये मित्रों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हर किसी को बहुत कम याद है। ये देखो साइको में भी आपको बता दूं मैं, सीडीपी में भी चलता है ये चीज़, और हिंदी जो शिक्षण विधियाँ, कोई भी शिक्षण विधियाँ, उसमें भी चलता है, इसलिए मैंने आपको बताया है। ठीक है, आगे चलते हैं 13वें प्रश्न पे। ध्यान रखना, वेरी जो इंपॉर्टेंट है, अंत समय में जो चीज़ें वो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल आपको। ठीक है, 13वां देखिए, मधुरता, लय, धैर्य, पदच्छेद व स्पष्ट अक्षर अभिव्यक्ति किसके प्रमुख गुण है? जिस चीज़ में मधुरता हो, लय हो, ताल हो, अनुतान हो, अनुतान हो, स्वराघात हो, बलाघात हो, विराम हो, यति गति आ जाए,
धैर्य हो जाए, पदच्छेद यानी कि पद के टुकड़े कर करके बताना, जैसे कोई ये शब्द है पूरा इसके अलग अलग बताना, बलाघात के बल आघात बलगाघात, और स्पष्ट अक्षर की अभिव्यक्ति, ये सारे के सारे प्रमुख गुण होते हैं सेसुर वाचन के। ठीक है, मौन वाचन में इन गुणों का प्रयोग किया जाता है कि नहीं किया जाता, केवल मौन वाचन करने वाले को ही पता चलता, बाकी को नहीं चलता। ठीक है, इसलिए सेसुर वाचन में ये बाकायदा होते हैं, है ना, ये प्रत्यक्ष रूप में नजर आते हैं। तो इसका उत्तर ये होगा। आगे चलते हैं 14वें प्रश्न पे। 14वां प्रश्न है मित्रों, बोलते समय वाणी में उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? बोलते समय यानी कि वाचन का है ये वदन कौशल, ना बोलना कौशल से संबंधित है मित्रों। तब वाणी होती है उसमें उतार चढ़ाव किया जाता है। उतार चढ़ाव समझ रहे हो? किसी भी चीज़ को जैसे मान लीजिए हमने गाया है, कि उतार चढ़ाव कब करेंगे? किसी चीज़ को पढ़ने में करेंगे या गाने में? तो हमेशा ध्यान रखना ये पद्य की चीज़ है, ये गद्य की चीज़ नहीं है मित्रों। ये पद्य की चीज़ है, वहाँ उतार चढ़ाव यति गति ये पद्य की चीज़ें हैं। पद्य में ही तो करेंगे, जैसे किसी कविता का स्वर कभी ऊंचा किया कभी धीमा किया, कभी ऊंचा किया कभी धीमा किया, कभी ऊंचा किया कभी, है ना, उतार चढ़ाव जो करते हैं ना, उस उतार चढ़ाव को बोला जाता है अनुतान। क्या बोला जाता है? अनुतान। मैंने अभी पिछले प्रश्न बताया ना, अनुतान, यति गति विराम लय, ये सारी चीज़ें जानना जरूरी है क्या होती है। तो जो उतार चढ़ाव होता है ना वाणी में, वो अनुतान कहलाता है मित्रों। ये वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों, ये एचटेट में एक बार पूछा गया, लेवल 2 में पूछा गया मित्रों हिंदी शिक्षण में। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतिम प्रश्न आज का, प्रश्न संख्या 15वां। प्रश्न संख्या 15वां क्या है मित्रों? आगमन विधि के कितने चरण है? आगमन विधि के कितने चरण है मित्रों? आगमन विधि आप जानते हो, उसके चरण कितने हैं? तो इसका ज़्यादा समय नहीं लूंगा, आगमन विधि जानते हो। तो चरण है उसके 4 चरण कह सकते हैं। घुमा फिरा के पद पूछ लिए, घुमा फिरा के सोपान पूछ लिए। रूप अलग चीज़ होगी, रूप 2 होंगे, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि घुमा फिरा के हो जाएंगे ना, रूप 2 है, एक प्रयोग है एक सहयोग है, समझ रहे हो? 4 है। सबसे पहले तो उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण करके, मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है, आवाज़ मेरी रिकॉर्ड ले लेना। उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण करना, पहला तो है उदाहरण प्रस्तुतिकरण। दूसरा है उन उदाहरणों का विश्लेषण करना, विश्लेषण निकालना, प्रस्तुत कर दिया विश्लेषण कर दिया। तीसरे में होता है उनका नियम बना देना, नियमीकरण, उदाहरण से नियम, यही तो चलते हैं, उदाहरण से नियम। और अंत में चौथा होता है उन चीज़ों को वापस देखना, सत्यापन करना, प्रयोग करना, या जिसे कहते हैं परीक्षण करना, या जिसे कहते हैं अभ्यास करना, या जिसे कहते हैं सत्यापन करना। इधर नियमीकरण को निष्कर्ष भी बोल सकते हैं, नाम अनेक है, बस वो समझ होनी जरूरी है। ठीक है, तो ये 4 चरण है आगमन विधि के। तो मित्रों आशा करता हूँ कि वीडियो बिल्कुल आपको अच्छा लगा, और कमेंट आ रहे हैं बिल्कुल नया वीडियो लाओ, तो सॉरी नए टॉपिक का वीडियो लाओ, तो बिल्कुल मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि 2-4 दिनों में नए जो टॉपिक है, ज़्यादा टॉपिक नहीं है, उनके भी मैं लेवल 1 में नया टॉपिक है बिल्कुल करवा दूंगा। ठीक है, और ये जो वीडियो है जैसे कि ये 15 प्रश्नों वाला, ये लेवल 1 और 2 दोनों के लिए भी है मित्रों। तो आप ये ध्यान रखिए, वीडियो को समय पे देखिए, लाइक कीजिए, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, 20 मिनट ज़्यादा नहीं है अभी आपके, 1 घंटा में नहीं ले रहा। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लगा, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।